हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस के आज के सेशन में हम लोग न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग गुरुत्वीय बल तथा इसके मान में परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, 1686 में न्यूटन ने केपलर और गैलीलियो गैलीली द्वारा दिए गए नियमों व सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों, न्यूटन के इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को समझने के लिए बच्चों हम दो पिंड लेते हैं। पहला पिंड हम ले लेते हैं कि मान लें कि एक पिंड है जिसका नाम हमने क्या लिया, 1। ये पिंड 1 है, इसका द्रव्यमान कितना है, m1 है। इस पिंड का ये हमने मान लिया कि केंद्र है। तथा दूसरा कोई पिंड हम ले लेते हैं और ये पिंड 2 नाम दे देते हैं। इसका द्रव्यमान कितना होगा, m2 होगा। और इन दोनों के केंद्रों के मध्य की जो दूरी है उसको हम r मान लेते हैं। तो बच्चों, इन दोनों पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करेगा और इस आकर्षण बल का जो मान होगा, यानी ये आकर्षण बल अगर उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, F से, तो ये आकर्षण बल न्यूटन के नियमानुसार अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। यानी ये जो आकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बच्चों, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है और वो ये है कि ये जो आकर्षण बल है उसकी दिशा हमेशा इस रेखा के, ये जो रेखा है इस रेखा के अनुदिश होगी। यानी जो रेखा इन दोनों के केंद्रों को मिला रही है उसी के अनुदिश होगी। बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि क्या इसकी दिशा ये हो सकती है तो आप बताएंगे नहीं, ये दिशा नहीं हो सकती। क्या इधर हो सकती है तो आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं हो सकती। हाँ, ये कब होती, जब यहाँ कोई पिंड होता, यहाँ पे कोई पिंड होता और इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली ये रेखा होती तो हम कह सकते थे कि इसकी अनुदिश होगी। लेकिन यहाँ तो हमने दो पिंड लिया है और उन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ये है। बच्चों, अगर हम बात करें तो आप न्यूटन का तृतीय नियम इसके पहले पढ़ चुके हैं। उस नियम के अनुसार ये पिंड इसके ऊपर भी बल लगाएगा कि नहीं, तो इस पे क्या कह दें, इसको 1, 2 कह दें। तो ये कह सकते हैं कि पिंड 1 पर लगा बल किसके वजह से, पिंड 2 के वजह से। और इसको कह दें कि ये है 2-1, यानी पिंड 2 पर लगा आकर्षण बल किसके वजह से, पिंड 1 की वजह से। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, बट डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक बच्चों, अब अगर इस नियम को हम मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अब आपको पता है कि हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं। इस कांस्टेंट को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे g से, g m1 m2 अपॉन r²। बच्चों, ये हो गया इन दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान। बच्चों, यहाँ जो g है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, g को। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका मान जो है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। बच्चों, ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है g, इसका मान संपूर्ण ब्रह्मांड में नियत रहता है। यानी हर जगह पे इसका मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। किसके बराबर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर। इसका मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक बच्चों, अगर यहाँ से g के बारे में हम देखें तो g को आप ऐसे लिख सकते हैं, g इक्वल्स टू F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2।
अब अगर आपको जी की परिभाषा बतानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, दो ऐसे द्रव्यमान ले सकते हैं, m1 m2 क्या हो, बराबर हो, और इनका द्रव्यमान कितना हो, 1 kg के बराबर हो, एकांक द्रव्यमान के बराबर ले लें, और इनके बीच की दूरी क्या है, मान लें कि वो 1 मीटर है, यानी r की वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर के बराबर होगी। तो यहाँ अगर ये दोनों वैल्यू लिख दें, क्या लिख दें, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 kg एंड r इक्वल्स टू 1 मीटर, देन आपको मिलेगा कि g इक्वल्स टू f, यानी एकांक द्रव्यमान जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, बीच में लगने वाला आकर्षण बल ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, यानी अगर हम दो द्रव्यमान ले लें 1-1 kg के और दोनों को 1 मीटर अपार्ट रखें, तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक बच्चों, यहाँ से अगर इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बीमा लिखना हो हमें, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जी की अगर आपको बीमा लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लें। तो यहाँ से F की बीमा कैसे लिखेंगे, न्यूटन, और न्यूटन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं m(L)(T⁻⁻2) इंटू आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, L स्क्वायर, नीचे m1 m2 है, यानी m का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 2, ये ऊपर जाएगा तो -2, 1 - 2 कितना आ जाएगा, m-1 L पावर 1 पावर 2, टोटल पावर कितना हो गया क्यूब, और T⁻⁻2, ये हो गई जी की बीमा। बच्चों, अब इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये तो बात हो गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जरा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, हमारे नेचर में कुल 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के बल में से पहला जो ये है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्सेस में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान सबसे कम होता है। ठीक, और सबसे अधिक जो मान है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 2 अणुओं के मध्य लगने वाला बल है। लेकिन इस बल की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, और विशेषता ये है बच्चों कि अगर ब्रह्मांड के 2 छोर पे हम कोई 2 द्रव्यमान रखें तो भी इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यानी अगर गुरुत्वाकर्षण बल के रेंज की बारे में बात करें कि इसका रेंज कितना होगा, तो ये अनंत होता है। मतलब ब्रह्मांड के 2 छोर पे भी अगर 2 द्रव्यमान रखे हैं तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। वहीं अगर हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि ये शॉर्ट रेंजेस फोर्स होती हैं, मतलब इनकी दूरी जो है वो बहुत ही कम होती है, और कितनी होती है 10⁻⁻15, या अगर इसको कहें तो 1 फेम्टोमीटर के अप्रॉक्सीमेट होती है। इसके बियॉन्ड अगर आप चले जाएं तो फिर न्यूक्लियर फोर्सेस काम नहीं करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कभी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यानी किस माध्यम में आपने द्रव्यमान रखे हैं इन माध्यम पे वो निर्भर नहीं करता। अगर आप 2 द्रव्यमान ले लें, उसको पानी के अंदर उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान निकालें, वो मान बराबर होगा अगर वही दोनों द्रव्यमान आप एयर में रखें, हवा में रखें तो। साथ ही साथ बच्चों, ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम लोग इसका अनुभव नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बच्चों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप जी का मान देखें तो वो जो जी का मान है वो 6.67 × 10⁻⁻11 है। -11 का मतलब 1 लिखेंगे, 10 के बाद क्या करेंगे हम, मतलब 1 के बाद फिर 11 0 लगाएंगे। अगर आप डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो 2 पर्सन हम ले लेते हैं जो एक दूसरे पे क्या करें, गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करना चाहते हैं। तो इन दोनों का द्रव्यमान कितना हो सकता है, दोनों का द्रव्यमान बहुत होगा तो 200 kg के बराबर होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। फिर इस फॉर्मूले में आप क्या रखेंगे, m1 m2, दूसरा भी मान लेते हैं कितना है 200 kg का है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा ना 40,000। अच्छा, अब 40,000 को आप देखिए ध्यान से कि यहाँ क्या है 4 और उसके बाद 4 0। लेकिन अगर आप g का मान रखते हैं तो g का मान लिखेंगे आप 1 अपॉन, और फिर 10 के आगे क्या करेंगे 10 0 लगाएंगे, 11 0 लगाएंगे। तो इसकी तुलना में
अगर G की तुलना करें तो G की तुलना में ये जो द्रव्यमान है ये बहुत अधिक है, ठीक। या अगर हम ऐसे कहें तो इस द्रव्यमान की तुलना में जो G का मान है वो बहुत ही कम है, और अगर हम ये सारे मान रख दें तो ये बल इतना कम आएगा जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते। तो अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करना है तो उसके लिए जो द्रव्यमान होना चाहिए पिंडों का वो लगभग पृथ्वी जैसे हो गया, जुपिटर हो गया, जैसे ग्रहों का जो द्रव्यमान है उसके अगर आसपास द्रव्यमान होगा तभी गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, ठीक। बच्चों ये हो गया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अब अगर इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो अभी हमने 4 तरह के बल आपको बताए उसमें से अगर हम जो विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे तुलना करें तो गुरुत्वाकर्षण जो है यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है या गुरुत्वाकर्षण बल कहें तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है उसका और विद्युत चुंबकीय बल का जो अनुपात आता है वो लगभग आता है 10⁻⁻43। बच्चों अगर हम तुलना करें तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान नगण्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी तुलना में ये वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है। ये हो गया इन दोनों का रेशियो। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय बल के बारे में, ठीक। तो इसको अब इरेज किया जाए और फिर हम लोग पढ़ा जाए गुरुत्वीय बल, ठीक। तो पहले हम लोग क्या लिखें, गुरुत्वीय बल। बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटी, ठीक। बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप किसी पिंड को ऊपर की तरफ उछाल के बाद पिंड जो है नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब ये है कि पिंड जो है वो नीचे आ रहा है किसी न किसी आकर्षण के वजह से। यानी पृथ्वी जो है हर वस्तु पर क्या करती है, एक आकर्षण बल लगाती है, किधर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों जब भी कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा, किस बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। अब जरा इस बल के मैथमेटिकल फॉर्म को अगर हमें समझना है तो हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में से इस चीज़ को निकालते हैं। बच्चों आपने गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा, उस नियम में 2 द्रव्यमान लिए गए थे, एक m1 था, एक m2 था। अगर m1 की जगह हम पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेते हैं और m2 की जगह किसी वस्तु का द्रव्यमान ले लेते हैं तो इन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है उसका आकार गोलाकार है और गोलाकार आकार लेते हैं हम लोग। तो मान लिया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, जबकि ये है नहीं। आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो इक्वेटर पे क्या है, थोड़ा सा उसका जो रेडियस है बढ़ा हुआ है और पोल पे इसका रेडियस क्या है, कम है। लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन के लिए मानते हैं कि जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, गोलाकार है। तो ये हम पृथ्वी का केंद्र मान लें और आपको पता है केंद्र से सतह तक की दूरी ही क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। इसका जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं कि कितना है, me है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम मान लेते हैं कि इसके सतह पे कोई वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान कितना है, m के बराबर है। बच्चों अब इन दोनों पिंडों के मध्य जो आकर्षण है उसको हम निकालते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इन दोनों पिंडों पे लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बराबर होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G इनटू इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। तो ये हमने लिख दिया m इंटू, ये सब स्क्रिप्ट में है, नीचे रहता है, इसका मतलब ये है कि ये मास ऑफ अर्थ लिखा गया है। अच्छा बच्चों इसके बाद नीचे लिख लेते हैं क्या, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये है r_e, तो दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग r²। बच्चों इसके पहले आपने न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़े हैं और द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु पे जो बल लगता है वो बल उस वस्तु के द्रव्यमान
उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पे जो लगने वाला बल है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर, यानी उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ है समय के साथ उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब क्योंकि ये पृथ्वी इस बल को, इस पिंड को क्या करेगी, अपने तरफ आकर्षित करेगी, यानी एक बल लगाएगी। अगर उस बल को हम m/g लिख दें, अब आप कहेंगे कि जी क्यों, तो ये जो त्वरण है ये किसने उत्पन्न किया है, ये पृथ्वी ने उत्पन्न किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, जी। और इसको हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा उत्पन्न हुआ त्वरण। तो इस F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/g लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, कैपिटल G m/m इंटू RE स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो g होगा इस g का मान कितना आएगा, कैपिटल G me/RE स्क्वायर। बच्चों ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। अब आप जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, तो इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पिंड का तो द्रव्यमान है ही नहीं, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हमने चूज़ किया था इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान तो इस फॉर्मूले में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं ले लें और उन दोनों वस्तुओं को समान ऊंचाई से आप गिराएं तो दोनों पृथ्वी के सतह पे आने में समान, मतलब एक ही साथ दोनों पिंड क्या होंगे, पृथ्वी के सतह पे गिरेंगे। जरा इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कि ये h ऊंचाई है और ये क्या है, सतह है। h ऊंचाई पर आपने दो द्रव्यमान ले लिए, मान लिया आपने m1 लिया कितने kg का, 10 kg का, और m2 ले लिया कितने kg का, 100 kg का। अब अगर इन दोनों पिंडों को आप गिराएंगे नीचे तो ये दोनों एक ही साथ गिरेंगे, एक ही समय पे दोनों पृथ्वी के सतह पे पहुंचेंगे। लेकिन बच्चों ऐसा तो आपने देखा नहीं है, आप तो यहाँ ये देखते हैं कि भारी वस्तुएं जल्दी नीचे गिर जाती हैं और जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो लेट से गिरती हैं। तो बच्चों इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे वातावरण में ये जो हवा है इसकी डेंसिटी है, और ये जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उसके ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ये बल लगा देते हैं। इनको हम श्यान बल कह सकते हैं, हम लोग इसी को एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इसी को आप अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल के नाम से भी जानते हैं, श्यानता के नाम से जानते हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। ये जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उसके ऊपर में, यानी उसके गति का ये क्या करती है, विरोध करते हुए ऊपर की तरफ बल लगाती है। इस वजह से जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो नीचे थोड़ा लेट से गिरती हैं, जबकि भारी वस्तुएं क्या होती हैं, तेजी से नीचे गिरती हैं। लेकिन अगर हम एक निर्वात ले लें और निर्वात में ये कहें कि कोई दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्या हैं, अलग अलग हैं, कोई भारी है कोई हल्का है, तो मुक्त रूप से गिरने की कंडीशन ये होती है कि ये दोनों वस्तुएं क्या होंगी, एक ही साथ नीचे गिरेंगी, यानी इनके गिरने में किसी भी समय का अंतर नहीं होगा, चाहे वस्तु कितना भारी हो कितना हल्का हो, दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। ये तो बात हो गई बच्चों ग्रेविटी की। आपने लेबोरेटरी में, अपने लैब में इस गुरुत्वाकर्षण के मान को निकाला था। ये मान कितना आया था, ये मान आया था 9.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये इसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, आप देखिए कि g का मान सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला g, me और re स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे त्रिज्या बदलेगी गुरुत्वाकर्षण बल जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसके भी मान में परिवर्तन आएगा। तो हमें पता है कि पृथ्वी का आकार जो है वो एकदम गोलाकार नहीं है, ये कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो जगह जगह पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बदलता रहता है, यानी ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है ये बदलता रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, लेकिन कुछ वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। बच्चों अब जरा हम इस वैल्यू को समझने की कोशिश करें कि ये 9.89 जो है वो एक्चुअल में क्या है। बच्चों इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि आप किसी मीनार की छत पे खड़े हैं। उस मीनार की छत से आपने, जैसे ये चौक है, वहाँ से आपने क्या किया, उसको ड्रॉप किया, नीचे की तरफ गिराया। बच्चों जब आप ड्रॉप करेंगे इसको
तो पृथ्वी एक आकर्षण बल से इसको क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। आकर्षण बल का मतलब बल लगाएगी, और बल लगने का मतलब है कि इस चौक पे एक त्वरण काम करेगा। बच्चों यहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण है वो इस चौक के वेग में प्रति सेकंड 9.89 मीटर पर सेकंड की क्या करेगा, बढ़ोतरी कर देगा। यानी हर सेकंड इस चौक का वेग कितना बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर बढ़ता रहेगा। यानी पहले सेकंड में 9.8 होगा तो दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण के मान का। ये किसी भी वस्तु के जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो उसके वेग में कितनी बढ़ोतरी करता है, 9.89 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी कर देता है। बच्चों ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अब जरा हम समझने की कोशिश करें कि पृथ्वी के सतह से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन आएगा। तो उसके लिए अब इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। यहाँ इसका भी यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये LT स्क्वायर के इक्वल। और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे की चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वीय बल। तो आप डेफिनेशन याद रखेंगे, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल किधर की तरफ, उसके केंद्र की तरफ ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। या जितना बल लगाएगा, तो अगर बल लगेगा तो वस्तु के वेग में क्या होगा, परिवर्तन, और वस्तु के वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण। चलो बच्चों अब यह देखते हैं कि अगर हम पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई ऊपर जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन आएगा। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें इतना पता है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पे रखी गई है तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आएगा। उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण G का मान आएगा कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। फिर हम इसको इस फिगर से समझते हैं। फिर मान लो कि ये हमने पृथ्वी बनाया, पृथ्वी कैसा है, गोलाकार, ऐसा हमने माना है, ये मान लिया हमने। और अब जो ये m द्रव्यमान की वस्तु थी वो इस सतह से, यहाँ तक की दूरी तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, इसके सतह से h ऊंचाई क्या है, दूर रखी गई है, यहाँ तक हो गया। तो ये कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r प्लस h के बराबर। यहाँ हमने क्या कहा रखा है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। तो अब h ऊंचाई से, यानी पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई होगी h, और पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई होगी r प्लस h। अब इसको हम लोग अगर लिखें तो आपको पता है कि यहाँ पे भी गुरुत्वीय त्वरण आएगा तो उसके द्रव्यमान पे तो निर्भर करेगा नहीं। तो इस फॉर्मूले को देख के अगर हम लिखें तो यहाँ पे देखिए G डैश लिखते हैं, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G डैश लिखें तो ये हो जाएगा G ME, और नीचे दोनों पिंडों के मध्य की दूरी लिखते हैं। तो दोनों पिंडों के मध्य की दूरी कितनी है, r प्लस h के बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख दें हम लोग, RE प्लस h का स्क्वायर। इसको क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ से मिलेगा हमें G डैश अपॉन G। तो G डैश कितना आया है, G डैश आया है G ME कैपिटल G ME RE प्लस H स्क्वायर इंटू, अब G डैश का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RE स्क्वायर अपॉन G ME। ME से ME कैंसिल हो गया, हमें मिल गया G डैश अपॉन G इक्वल्स टू, ये आ जाएगा RE स्क्वायर, और नीचे बचा है RE प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ से RE स्क्वायर हो गया, नीचे क्या कर लें, RE स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से RE कॉमन करते हैं तो पावर कितना है 2, तो RE स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहाँ हो गया H प्लस H अपॉन RE, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं G डैश इक्वल्स टू G 1 अपॉन 1 प्लस ये हो गया H अपॉन RE का स्क्वायर। बच्चों ये हो गया फॉर्मूला, एक सेकेंड, हाँ ठीक है।
चलो बच्चों, अब जरा इसको देखो, इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को देख के आप देखिए कि अगर इस द्रव्यमान को हम और ऊपर लेते जाएं, यानी ऊंचाई क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो ये ब्रैकेट टर्म को ध्यान से देखिए, अगर h की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो पूरा ब्रैकेट टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको ऐसे समझिए कि अगर a इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई लिखें, अगर आप y का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे y का मान बढ़ाएंगे a का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक, तो जैसे जैसे h बढ़ेगा इस ब्रैकेट टर्म का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ब्रैकेट टर्म का मान नीचे है ना, g के नीचे होगा। ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे ना, g डैश इक्वल्स टू g, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर हो गया। तो जैसे जैसे h बढ़ेगा नीचे वाले टर्म का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और नीचे वाले टर्म का मान बढ़ने का मतलब है कि g डैश का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या होगी, कमी आएगी। इस फॉर्मूले को हम लोग एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको चेंज करने का, और वो ये है कि अगर h की जो हाइट है, आपने ये तो समझ लिया ना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या आएगा, कमी, जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में कमी आएगी। ठीक, अब इस फॉर्मूले को हम चेंज करते हैं, और आप देखिए कैसे चेंज करते हैं। g डैश इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं g इन ब्रैकेट 1 प्लस h अपॉन आर ई स्क्वायर, और नीचे है तो ऊपर लेके चले गए, कितना आ गया, माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जब मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें हमने कहा था कि एक फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का। इसका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू, आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो अगर इसी फॉर्मूले से हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये एक्सपेंशन कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा g 1 प्लस, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर दें, यहाँ माइनस पुट कर दें। ठीक, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन आर ई, ये आ जाएगा। और बच्चों इसके आगे जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा, फिर यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे हमने क्या लिखा, x की जगह आप क्या ले सकते हैं, x की जगह आप ले सकते हैं h अपॉन आर ई, और n की जगह क्या लिख सकते हैं, -2। लेकिन बच्चों आप ध्यान देखिए, तो x स्क्वायर, जब अगला टर्म लिखेंगे हम तो x का स्क्वायर आएगा, और x का स्क्वायर क्या होगा, h का स्क्वायर। अब यहाँ हमने ये माना है कि जो h की वैल्यू है, हमने क्या कहा कि अगर h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, किससे, आर ई से, h की वैल्यू क्या हो, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। अगर h की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या से क्या हो, बहुत ही कम हो, तो आप देखिए जब h का स्क्वायर आप करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी होगी, और फिर उसको आप क्या करेंगे, आर ई जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है उससे आप डिवाइड करेंगे। आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कहा जाए 0.1 का स्क्वायर करिए तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0.01। तो ये इससे छोटी हो गई ना। तो जब आप किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाती है, और फिर उस छोटी क्वांटिटी को आप एक बड़ी क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं, आप आर ई से कर रहे हैं, तो आर ई से डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। तो उस पूरी क्वांटिटी को हम 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर निगलेक्ट कर देंगे तो आगे के टर्म क्या किया हमने, छोड़ दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो g डैश आ गया किसके बराबर, g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई के बराबर। बच्चों ये तो हो गया कि अगर आप पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जा रहे हैं तो, ठीक। इसके बाद बच्चों हम लोग h गहराई नीचे अगर जाएं पृथ्वी के, तो पृथ्वी के मान में कितना परिवर्तन आएगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन आएगा, ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसको देखने के पहले बच्चों आप एक फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं कि अगर आपको पृथ्वी का घनत्व निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो पृथ्वी का घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले तो हम मान लें कि पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार है। तो गोलाकार हम ले लेते हैं, तो ये हो गया क्या, एक गोलाकार आकृति। इस आकृति की त्रिज्या कितनी होगी, हमने पृथ्वी की त्रिज्या माना है तो वो कितनी हो जाएगी, आर ई। बच्चों अब इसका आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बताओगे, तो किसी भी गोले का आयतन कितना होता है,
4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? उस गोले की त्रिज्या। तो यहाँ हमने त्रिज्या कितनी मानी है? आर ई, तो ये लिख देंगे हम आर ई। अब अगर इसका द्रव्यमान लिखना हो तो आपको पता है घनत्व, घनत्व जो है वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर। ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। तो यहाँ से अगर द्रव्यमान लिखना हो और हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का घनत्व यानी डेंसिटी कितना हो? रो हो, तो हम यहाँ से द्रव्यमान एम ई के साथ लिखेंगे। हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ से जब आप लिखेंगे तो यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना आएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए देखिए G इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। लिखते हैं कि नहीं? ये वैल्यू लिखते हैं एकदम। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं G और ME की वैल्यू कितना लिख दिया जाए? ये लिख दें हम 4/3 पाई RE क्यूब इंटू रो, और नीचे कितना होगा? RE स्क्वायर। ये क्यूब से ये RE स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास बचा क्या? G इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4/3 पाई RE स्क्वायर रो इंटू G। ये बच्चों आ गई वैल्यू किसकी? G की। कहाँ पे? उसके आयतन के फॉर्म में हमने लिखा है, डेंसिटी के टर्म में लिख दिया किसका? गुरुत्वीय त्वरण को। तो ये बच्चों फॉर्मूला आप नोट करिएगा, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। लेकिन हमने ये कहा कि हम घनत्व निकालना चाहते हैं, तो अगर घनत्व आप निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो आप घनत्व भी निकाल सकते हैं। और घनत्व कैसे निकलेगा? ये निकलेगा रो, इन सारी वैल्यू को क्या कर दें? इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 3G अपॉन 4 पाई इंटू G के बराबर। और क्या है नीचे? कोई वैल्यू यहाँ देखिए, ये क्यूब है और ये क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ सिर्फ एक ही टर्म बचाना, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ये कितने आए? किसके इक्वल आएगा? ये आएगा RE के इक्वल। ठीक बच्चों, अगर हमें इसका घनत्व देखना है तो जो पृथ्वी का घनत्व है वो अलग अलग जगहों से निकाल के और फिर उसका क्या किया गया? औसत लिया गया। तो वो कुछ आता है 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के बराबर। बच्चों ये होता है पृथ्वी का घनत्व। इसको अलग अलग जगहों से निकाला गया है। फिर आपको पता है हर जगह का घनत्व बराबर नहीं हो सकता, हर जगह क्या है? घनत्व इसका बदलता रहता है। तो हम हर जगह से क्या करते हैं? घनत्व निकालते हैं, अलग अलग वैल्यू निकालते हैं और उसको क्या करते हैं? फिर ऐड करके उसका एवरेज निकालते हैं। तो जो एवरेज आता है वो किसके बराबर आता है? 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बच्चों ये फॉर्मूला आप यहाँ नोट कर लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आया है कहाँ से? अगर हम जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको घनत्व के रूप में लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं G इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4/3 पाई रो G इंटू RE। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। बच्चों अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर हम पृथ्वी से h गहराई नीचे जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक, तो उसके लिए हम पहले एक फिगर को समझते हैं और उस फिगर से हम क्या करते हैं कि h गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चों सबसे पहली चीज़ तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी, और ये हो गया पृथ्वी का आकार। इसमें पृथ्वी का केंद्र ले लेते हैं और ये जो है दूरी वो किसके बराबर होगी? RE के बराबर। बच्चों आप मानिए कि यहाँ पे हम एक टनल बनाते हैं, एक होल बनाते हैं, और इस होल से पृथ्वी के सतह अब यहाँ तक मिला दें तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? ये दूरी हो जाएगी RE के बराबर, ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। इसके सतह से अगर हम h गहराई नीचे आए, नीचे आने का मतलब मान लो कि हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई h के बराबर। ये हो गया h के बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये दूरी हो जाएगी RE माइनस h के बराबर। ये होगा कि नहीं? यहाँ तक क्या है? RE है, यहाँ h है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी RE माइनस h के बराबर। अब इस RE माइनस h को त्रिज्या मान के क्या करते हैं? एक और इसी में स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, एक गोला क्या करते हैं? बना लेते हैं। बच्चों ऐसा हमने क्यों किया? आप एक चीज़ बताइए,
हमने ये पढ़ा है कि जहाँ वस्तु होगा वहीं तक की दूरी चाहिए, दूरी के साथ साथ उतना ही द्रव्यमान चाहिए। अगर हम यहाँ होंगे, इस बिंदु पर होंगे, तो हम पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान ले सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ होंगे तो इतने पार्ट का तो द्रव्यमान हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ इस अंदर वाले का द्रव्यमान चाहिए। जैसे जो फॉर्मूला हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का, उसमें हम लिखेंगे ना mE, तो mE तो वो वैल्यू होगी जब पिंड यहाँ पर होगा, कोई वस्तु यहाँ पर होगी, तब पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान लेंगे। लेकिन अगर आप h हाइट नीचे आते हैं तो चारों तरफ से ये वैल्यू क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, और कम करके अब हम सिर्फ इतना ही द्रव्यमान तो लेंगे, क्योंकि इतने ही द्रव्यमान की वजह से उस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। तो अगर हम इसका द्रव्यमान लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं इसको mE डैश के बराबर। अब आपको पता है कि द्रव्यमान जो होगा वो होगा आयतन और उसकी डेंसिटी के मल्टीपल के बराबर, यानी आयतन और क्या कर दें, घनत्व का मल्टीप्लाई कर दें, मिल जाएगा। तो अब इसका आयतन बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, गोला, और गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, RE माइनस एच। तो RE माइनस एच हो जाएगी, तो आयतन कितना होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई RE माइनस एच क्यूब, ये होगा इसका आयतन, और इसी में क्या कर दें हम, रो से मल्टीप्लाई कर दें। बच्चों अब इस mE डैश की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का भी मान बदल जाएगा, तो उसके मान को अगर हम लिख दें कितना, G डैश, तो G डैश कैसे निकालेंगे, तो G डैश निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटल G, हमने लिख दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। फिर चाहिए हमें mE डैश, तो ये हमने लिख दिया mE डैश अपॉन, अब इन दोनों के अब यहाँ पिंड कहाँ है, इससे h ऊंचाई नीचे है, यानी यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, RE माइनस एच, तो वहाँ क्या लिख देंगे, RE माइनस एच का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग G, और mE का मान यहाँ से पुट कर दें, तो यहाँ से पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा RE माइनस एच, ये हो गया क्यूब इंटू रो, और नीचे क्या कर दें, RE माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पावर कितना है, 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जो आपको G डैश मिलेगा इस फॉर्मूले से, वो कितना मिलेगा जरा देखिए, ये मिला G डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई लिख दिया, ये कितना है RE, तो ये लिख दिया RE माइनस एच, ये है रो, तो यहाँ लिख दिया हमने रो, और ये G यहाँ पे लिख देते हैं G, इसको क्या कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। बच्चों अब इसको देखिए, फिर यहाँ समझिए, अब इसके बाद इन सब का काम खत्म हो गया। चलो अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो G डैश अपॉन G निकालते हैं, तो G डैश का मान आ गया है कितना, 4/3 पाई RE माइनस एच रो इंटू G, और G डैश का मान हमने पहले से निकाल के रखा है, वो कितना है, तो ये पृथ्वी के सतह पर है, तो ये हो गया हाँ रो G इंटू RE। ये कब निकाला था हमने, पृथ्वी के सतह पर, जब पिंड कहाँ था, पृथ्वी के सतह पर था, तब उसके लिए गुरुत्वाकर्षण निकाला। और ये G डैश क्या है, ये H हाइट क्या है, नीचे है, H ऊंचाई, गहराई जो है वो नीचे है, तब हमने निकाला। अब यहाँ से क्या करें, 4/3 से ये पूरा कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, सॉरी कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, G डैश इक्वल्स टू G, और यहाँ क्या लिखेंगे देखो, RE माइनस एच, तो ये हो गया RE माइनस एच, और नीचे कितना आ गया RE। अगर इसको सॉल्व कर दें तो RE अपॉन RE कितना आ जाएगा 1, अरे ऐसे लिखेंगे RE अपॉन RE माइनस एच अपॉन RE, तो RE से RE क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना 1। ठीक, यानी हमें अब कौन सा फॉर्मूला मिला, हमें फॉर्मूला मिल गया G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस एच अपॉन RE, हमें ये फॉर्मूला मिल गया। बच्चों अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप H गहराई नीचे जाएंगे H का मान बढ़ेगा, और अगर H का मान बढ़ेगा इसका मतलब है कि इस पूरे टर्म का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा।
जैसे मान लीजिए आप 1/2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5। लेकिन अगर आप 2/2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन अब जैसे जैसे देखिए 3/2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1.5। यानी न्यूमरेटर जैसे जैसे बढ़ेगा इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेगी, इसका मान बढ़ता जाएगा। लेकिन बढ़ने के साथ आप देखिए कि ये 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी जैसे जैसे h/re h बढ़ेगा तो h/re का मान बढ़ेगा, और h/re का मान बढ़ने का मतलब क्या है कि वो 1 में से ही तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा है 1 - h/re, इसका मतलब क्या है कि ये h 1 में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो मान लीजिए आप 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आएगा, लेकिन अगर 1 में से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब ये वैल्यू घटने लगेगी कि नहीं, ये आ जाएगा 0.5 आएगा कि नहीं। यानी जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ये 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो मान और क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी जी डैश का मान क्या होगा, कम होगा। अब बच्चों आपने क्या समझा, इस दोनों टॉपिक को अगर हम मिलाएं तो हमें ये समझ में आएगा कि पृथ्वी के सतह पर ही जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान अधिकतम होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी के मान में कमी आएगी, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे वैसे वैसे जी के मान में कमी आएगी। जो जी का मान है वो पृथ्वी के सतह पे पहुंच के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों आज के इस सेशन में इतना हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में